Students, as you know, we are studying 4th unit Fabric and Apparel. And today we will study chapter number 13 Care and Maintenance of Fabrics in Institutions. संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव. This is last chapter of this unit. Today we will discuss about it, care and maintenance of fabrics in institution. First we will discuss introduction. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका कि संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव. देखिए बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्टल हो गया, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं. इनमें वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और ये हमारा 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर है. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. जैसा आपको पता है कि होटल में खाना पकाने वाले हों, परोसने वाले हों, देखभाल करने वाले हों, केयर करने वाले जो होते हैं, इनके वस्त्रों के लिए विशेष प्रकार का एक कपड़ा यूज़ किया जाता है. और होटल की रसोई हो, रेस्टोरेंट हो, इनमें विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के डस्टर यूज़ किए जाते हैं, नैपकिन्स यूज़ किए जाते हैं, मेजपोश आदि यूज़ किए जाते हैं. इन सब के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा प्रयोग किया जाता है. इनका चयन हम किस आधार पर करते हैं? इनके फंक्शन के आधार पर, इनकी कार्यात्मकता के आधार पर हम इनका चयन करते हैं. और इनकी विशेषताओं को बनाए रखने के लिए उनकी हमें बहुत उचित देखभाल और रखरखाव करना महत्वपूर्ण होता है. हमें इनकी देखभाल और रखरखाव करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसमें हम 2 बातें सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे. वो क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले कपड़ों को किसी भी प्रकार की बाहरी क्षति ना हो. जो भी कपड़ा हम ले रहे हैं वो फिजिकल रूप से डैमेज नहीं होना चाहिए, तो हमें उसको फिजिकल रूप से डैमेज होने से बचाना है. और कपड़े को प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार की क्षति को रोकना है. ठीक है. दूसरी बात हम इसमें क्या याद रखेंगे? कपड़ों का अपीयरेंस, उनका रूप रंग, इनको खोने नहीं देना हमें. और इनका जो रूप रंग है वो एज इट इज़ बनाए रखना है. कपड़ों के रंग को नुकसान पहुंचाए बिना धूल मिट्टी या फिर उन पे जो भी कोई दाग धब्बे लग गए हैं उनको दूर करना है. कपड़े की चमक और बुनावट की जो भी विशेषताएं हैं, जैसे यदि कपड़ा कोमल है, मजबूत है, गर्म है, कड़ा है, उसको एज इट इज़ बनाए रखने का हमें प्रयास करना है. तो इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. अब हम लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस. संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव से संबंधित मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे. देखिए, जो कपड़े की धुलाई है वो क्या है? वो कपड़े की जो धुलाई है वो साइंस और आर्ट, विज्ञान और कला का संगम है. ना तो ये केवल साइंस है और ना ही ये कला है. ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. किसका? विज्ञान का और कला का. क्योंकि क्या होता है, कई बार वस्त्रों की धुलाई या उन पर से जो दाग धब्बे छुड़ाने हैं उनको प्रयोग करने के लिए हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, टेक्निकल सिद्धांत यूज़ करते हैं. तो ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये विज्ञान है. और ये एक प्रकार की कला भी है. कला क्यों है? क्योंकि इसका आकर्षक, जो भी इसका आकर्षण है, उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए धुलाई के दौरान कुछ विशेष कौशल जो हमारे अंदर होते हैं उनसे संबंधित हमारी निपुणता की आवश्यकता होती है. इसलिए ये कला है. तो धुलाई क्या है? धुलाई कला और विज्ञान, इन दोनों का संगम है. अब हम नेक्स्ट लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स. वस्त्रों की देखभाल और उनके रखरखाव के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण. अब हम विभिन्न उपकरण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. कौन कौन से उपकरण पढ़ेंगे हम इसमें? एक तो वॉशिंग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे. वॉशिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? धुलाई के उपकरण. फिर हम पढ़ेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट्स या फिर सुखाने के उपकरण. और फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिंग इक्विपमेंट्स या फिर उनके ऊपर प्रेस करने के उपकरण.
ठीक है। तो हम ये तीनों तरह के उपकरण इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वॉशिंग इक्विपमेंट से, या फिर धुलाई के उपकरण कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो हम धुलाई के उपकरण पढ़ेंगे इसमें हम एक तो पढ़ेंगे मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन। मैन्युअली क्या होती है, जो हस्तचालित होती है, ठीक है। फिर दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक क्या होती है, अर्ध स्वचालित, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक मीन्स जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, पूर्णतः स्वचालित है, वो सारा काम खुद ही करेगी। ये तीनों तरह के हम वॉशिंग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन। ये जो मैनुअली ऑपरेटेड मशीन होती है ये कैसी होती है, इनमें सारा का सारा काम हमें हाथ से ही करना पड़ता है। जैसे डिटर्जेंट डालना उसमें, या पानी डालना उसमें, या फिर वस्त्रों को मशीन में घुमाने के लिए स्विच को ऑन करना, ऑफ करना, ये सब काम किसे करना है, हमें खुद करना पड़ता है। इसके बाद वस्त्रों को पानी में से निकालना, उनको निचोड़ना, ये सब काम मनुष्य को खुद ही करने पड़ते हैं। इसीलिए इस मशीन को मैनुअली ऑपरेटेड मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं अब हम, नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक मशीन या फिर अर्ध स्वचालित। आधा हमें काम करना है लेकिन आधा खुद होएगा। ये मशीन क्या होती है, ये 2 टब वाली मशीन होती है। एक मशीन में मैनुअल जो होती है, इसमें वॉशिंग मशीन के अनुसार ही काम करती है और इसमें केवल वस्त्रों को खंगालने और निचोड़ने के की ही फैसिलिटी होती है। लेकिन वस्त्र को धोने वाले व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए और मशीन तक पानी पहुंचाने का काम स्वयं ही करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है, फिर है फुली ऑटोमेटिक मशीन। फुली ऑटोमेटिक में क्या करना है, इस प्रकार की मशीन में क्या होता है, थोड़ा सा ही श्रम लगता है, श्रम कुछ भी नहीं लगता। मशीन में कपड़े डालना और निकालना, ठीक है, ये सब काम कौन करता है, मशीन खुद ही करती है। इसमें वस्त्रों के धुलने, खंगालने, निचोड़ने, ये सब काम एक ही ड्रम में होता है। मशीन को जल के स्रोत से केवल जोड़ दिया जाता है। पानी को निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करने, धुलाई चक्र और खंगालने की संख्या के लिए नियंत्रण को हमें केवल क्या करना पड़ता है, एक बार सेट करना पड़ता है और उसमें कपड़े डालकर स्विच ऑन कर दिया जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें लगे अलार्म का बीप बजने पर साफ और लगभग सूखे कपड़े बाहर निकल आते हैं। और अत्यधिक ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होने के कारण ऐसी मशीनों का दाम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस प्रकार की मशीन की आवश्यकता ऐसे लोगों को होती है जिनके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है, और जो काम नहीं कर पाते, जो फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को इस मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन में जो काम होता है, सबसे पहले इस मशीन में पानी भरना पड़ता है। पानी हमें खुद ही भरना पड़ता है, ठीक है। पानी भरने के बाद इसके ऊपर होता है वाटर लेवल कंट्रोल। वाटर लेवल कंट्रोल के बाद इसमें जल का टेम्परेचर होता है उसको क्या करना पड़ता है, रेगुलाइज करना पड़ता है। जल के टेम्परेचर का नियंत्रण करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें वॉशिंग की प्रोसेस आरंभ होती है। वॉशिंग मीन्स धुलाई की प्रोसेस आरंभ होती है। अब धुलाई की प्रोसेस कैसे कैसे होती है, देखिए, इसमें जो होता है, ये जो मशीन है एक ही सिद्धांत पर काम करती है। वो सिद्धांत क्या होता है कि धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को इतना गतिशील रखना कि वो लगातार घूमता रहे और उसके बाद उसकी गंदगी कपड़े से अलग हो जाती है। इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके फंक्शन में सबसे जब पहला प्रोसेस होता है आलोडन का, जिसको हम एजिटेशन भी बोलते हैं। एजिटेशन में क्या होता है, ये ऊपर से जो जिस मशीन में ऊपर से कपड़े डालते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। इसमें जो ये फंक्शन होता है ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लेड होते हैं। आलोडक में क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं जो एक दिशा में या फिर कभी कभी 2 दिशा में तेज गति से घूमते रहते हैं। और वो क्यों घूमते हैं, क्योंकि वो बिजली से चल रही होती है। जिसमें क्या होता है, जो उसके अंदर वाटर है वो बहुत तेज गति से घूमता है। बहुत तेज गति से घूमने के कारण क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने से धूल और मैल के कण क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, कपड़े का अंदर का जो भी मैल होता है वो निकलकर उस पानी के घोल में आ जाता है। इसको हम आलोडक कहते हैं। आलोडन हो गया। सेकंड पॉइंट आता है फिर इसका स्पंदन। स्पंदन में क्या होता है, स्पंदन के फंक्शन में क्या होता है, मशीन में जो लगे हुए एक पार्ट होता है, उस पार्ट की सहायता से कपड़े धोने वाला जो घोल होता है उसमें ऊपर की दिशा में
स्पंदन उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, घोल एक या दोनों दिशाओं में बहुत तेज गति से घूमता है, कपड़ों के साथ साथ घूमता रहता है, जिससे कपड़ों घूमने से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने से मैल के कण कपड़ों से ढीले होकर उस सर्फ में आ जाते हैं। फर्स्ट हमने आलोडन पढ़ा था, सेकंड हमने स्पंदन पढ़ा इसका फंक्शन, और थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं हम इसका टम्बलिंग। अब टम्बलिंग में देखें क्या होता है, जो टम्बलिंग का फंक्शन है, ये जो फंक्शन है केवल जो सामने से कपड़े डालने वाली मशीन है इनमें ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, और वो इसमें जो एक टब होता है उसको घुमाया जाता है, तो प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिर जाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि कपड़े धुलाई के घोल में से होकर गुजरते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। ये नहीं है कि घोल के साथ साथ कपड़े घूमते हैं, ऐसा नहीं है। नीचे टब भरा हुआ होता है, उस धुलाई वाले घोल के साथ कपड़े गुजरते हैं, और फिर धुलाई का घोल कपड़ों में से जैसे ही गुजरता है तो फिर ऊपर जो दो विधि आपको बताई थी अभी, कौन कौन सी, एजिटेशन और पल्सेशन, वो यूज होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी धुलाई की प्रोसेस, और धुलाई की प्रोसेस के बाद फिर रिंसिंग या फिर खंगालना की प्रोसेस होती है। वस्त्रों को घोल में से निकालने के बाद उन्हें साफ पानी में निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यदि इनको साफ पानी में से निकाला ना जाए तो इनमें मैल और साबुन के कण रह जाते हैं, जिसके कारण वस्त्र क्या हो जाता है, कड़ा दिखने लगता है, और उसकी जो वीविंग है या नीटिंग है वो भी खराब होने लगती है, क्योंकि वो कड़ी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर इसका जल निष्कर्षण। जल निष्कर्षण में क्या होता है, जल निष्कर्षण मीन्स कि उसको पूरी तरह से निचोड़ देना और उसके सारे जल को, कपड़े में जितना भी जल है उसको निकाल देना। जो जल निष्कर्षण किया जाता है वो 3 विधि द्वारा किया जाता है। सबसे पहले होती है स्पिनिंग, और एक होती है बॉटम ड्रेन, और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटम ड्रेन एंड स्पिन। तो सबसे पहले स्पिनिंग देखते हैं। स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग में क्या होता है, लगभग 300 चक्कर 1 मिनट में 300 बार वो कपड़ा तेज गति से घूमता है, और बहुत तेज गति से चक्रण होने पर उसमें एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक फोर्स उत्पन्न होती है जो जल को पहले ऊपर की ओर धकेलता है और फिर बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी जल होता है उसको मशीन में लगे हुए पंप द्वारा मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर बॉटम ड्रेन। बॉटम ड्रेन में क्या होता है, जो छेद वाले टब होते हैं वो धुलाई की प्रोसेस पूरी होने के बाद खंगालने की प्रोसेस करते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो रुक जाते हैं। इसमें जो होता है जल उसके तली में नालियों द्वारा बाहर निकल जाता है, और निकासी अवधि के अंत में टब के ऊपर दिए अनुसार फिर से चक्रण होता है, जिससे वस्त्रों में से जो बचा कुचा हुआ जल होता है वो भी बाहर निकल जाता है। एक होता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटम ड्रेन एंड स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, जो कुछ मशीनें होती हैं बिना रुके तली में से जल को बाहर निकालती रहती हैं। मशीन के तल से जो अनावश्यक जल का निकास है वो इसकी अवधि से में होता रहता है, और इस पद्धति द्वारा जल का श्रेष्ठतम निष्कर्षण होता है, क्योंकि ये टब के तल से में पड़ी हुई भारी गंदगी को जल में क्या करता है, जल में जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर ये इसके फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के फंक्शंस हमने पढ़े। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ड्राइंग इक्विपमेंट्स या फिर सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया। देखिए, वैसे तो कपड़ों को धूप में सुखाना सबसे अच्छी प्रोसेस है कि कपड़े को हमने धूप में सुखा दिया, लेकिन जो व्यापारिक स्तर पर होता है या फिर कमर्शियल लेवल पर होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है, इन वस्त्रों को सुखाने के लिए बड़े बड़े शुष्क क्या यूज़ किए जाते हैं, ड्रायरों का यूज़ किया जाता है। और ये ड्रायर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के हम ड्रायर में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रायर द्वारा कम टेम्परेचर की हवा को तेज गति से छोड़ा जाता है। इस प्रकार के जो ड्रायर होते हैं
उनमें कमरे की हवा मशीन में सामने के पैनल के नीचे से प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से बहकर वस्त्रों में से होती हुई एक निकास नली से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार के जो ड्रायर होते हैं वो कमरे का टेम्परेचर और कमरे की ह्यूमिडिटी उसमें सामान्य बनी रहती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के ड्रायर होते हैं उनके द्वारा गर्म हवा धीरे धीरे क्या होती है, परिचालित की जाती है, जिससे जब वायु ड्रायर में से प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरती है तो इसमें ड्रायर के जो ऊपर के छिद्र हैं उनके माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा उसको खींच लिया जाता है और फिर नीचे की ओर वस्त्रों के बीच में से गुजरती हुई जो निकास नली है उसके द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जो ड्रायर है उनमें जो वायु की गति है बहुत ज़्यादा धीमी होती है, इसीलिए जो निष्कासित वायु है उसमें से काफ़ी अधिक जो ह्यूमिडिटी उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम लेते हैं प्रेसिंग इक्विपमेंट्स या फिर इस्त्री करना। देखिए, इस्त्री करना क्या प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वस्त्रों पर क्या किया जाता है, प्रयोग के दौरान धोते समय जितनी भी सलवटें पड़ जाती हैं उन सारी सलवटों को निकाल दिया जाता है और उनको समतल बना दिया जाता है, जिसको हम इस्त्री करना या फिर प्रेसिंग कहते हैं। वस्त्रों पर कपड़ों पर धोने में जितनी भी सलवटें पड़ जाती हैं उनको हटाने के लिए इस्त्री करना एक सामान्य प्रोसेस है और लगभग हर परिवार में किसी न किसी रूप में इस्त्री का प्रयोग या फिर प्रेस का प्रयोग किया जाता है। ये स्थायी या अस्थायी किसी भी स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रेस करने से परिधान पर क्या होता है, जितनी भी सलवटें होती हैं वो निकल जाती हैं। सभी प्रकार की बहुत सारी प्रकार की इस्त्रियाँ होती हैं और ये इनकी जो सतह होती है वो धात्विक होती है, जिसे गर्म करके कपड़े पर क्रीज बनाने के लिए या फिर सिलवट डालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अधिकांश जो होती हैं ये कैसी प्रेस होती हैं, ये कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, ऑटोमेटिक भी होती हैं, जो कपड़े के भीतर प्रकृति के अनुसार अपने आप ही अपना टेम्परेचर सेट कर लेती हैं और इनके लिए जितनी भी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना वो खुद एडजस्ट कर लेती हैं। इससे पहले कोयले की प्रेस यूज़ की जाती थी, जो किससे जलती थी, कोयले से जलती थी, कोयले से गर्म होती थी और उसमें हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अपने आप सेट नहीं करते थे। उसमें जितना टेम्परेचर होता था उसके हिसाब से हमें कपड़ा प्रयोग करना पड़ता था। एक स्टीम आयरन होती हैं जो क्या होती है, जो प्रेस करते समय भाप द्वारा उसको क्या करती हैं, नम रखती हैं, जिससे कपड़ा बेहतर ढंग से प्रेस होता है। और इस्त्री के ये जो प्रेस है इसके मॉडल और प्रयोग के उद्देश्य के अनुसार इस्त्री अपने वेट के अनुसार हमें 1 किलो की, 2 किलो की, 3.5 किलो की या 4 किलो की, जितना हमें उस कपड़े पर प्रेशर देना है उसके हिसाब से ले सकते हैं। यदि बड़े बड़े कपड़े हैं तो उनको मशीनों के द्वारा भी प्रेस किया जाता है और उनके ऊपर कैलेंडरिंग की प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर हमने इस्त्री करना के विषय में भी पढ़ लिया, जिसको हम प्रेसिंग कहते हैं। अब हम आज का क्विज देखते हैं। आज के क्विज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे क्विज जरूर सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के लिए किस प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण, इस्त्री के उपकरण या सभी? ABCD में से जो आंसर है वो आंसर करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन आता है, वस्त्रों में क्रीज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, वस्त्रों की धुलाई क्या है? कला है, विज्ञान है या कला और विज्ञान का संगम है? फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, धुलाई मशीन के क्या क्या कार्य हैं? आलोडन, स्पंदन, टम्बलिंग या फिर सभी? जो भी आंसर है सभी आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है ये। यदि एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपका पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।